Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 8वें लेक्चर पर बात करेंगे। इससे पहले 7 लेक्चर इस टॉपिक पे चर्चा किया गया है। आप प्लेलिस्ट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जब खोलेंगे तो 7 लेक्चर वहां आपको मिलेगा। कल हम लोग लास्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्टेगनर्स सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया के बारे में चर्चा किए थे। इसके अलावा थैलेसीमिया मेजर का चर्चा किया गया था और साथ में फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में भी हम लोग देखे थे। फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिर सिकल सेल एनीमिया या जो भी अदर्स जो भी डिजीज है, ये अगर इवोल्यूशन का डार्विन के थियरी के हिसाब से देखे तो इवोल्यूशन डार्विन का थियरी ये कहता है कि जो भी कैरेक्टर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो किसी ना किसी काम का है, यानी कि जिस नेचर का इस नेचुरल हैबिटेट में काम नहीं है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन ये अलग अलग तरह का डिजीज जो फिनाइल कीटोन्यूरिया या कार्टेगनर्स सिंड्रोम या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब बचा हुआ क्यों है? ऐसा हो सकता है कि नेचर में इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूरत हो, इसलिए ये बचा हुआ है। इसमें से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जिसका हम लोगों को बेनिफिट जो है वो पता है, लेकिन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जिसका हम लोगों को बेनिफिट अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। आज हम लोग जरा सा फिनाइल कीटोन्यूरिया जिस पर्सन में होगा उसके बॉडी को किस तरह का बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेंगे। अलग अलग जब देखिए जरा ध्यान देंगे कि जिस फीमेल में फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है वहां पर वेजाइनल उस फीमेल में फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड के कारण वेजाइनल इन्फेक्शन का चांस काफी कम होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण प्रेगनेंसी स्टेट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एबॉर्शन या मिसकैरेज जो है वो हो सकता है, होने की संभावना है। लेकिन ये फिनाइल एलानिन का बॉडी में अधिक होने के कारण इस तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फिनाइल एलानिन के अधिक एक्सेसिव होने के कारण जो वेजाइना का पीएच है वो ज्यादा एसिडिक होगा और ज्यादा एसिडिक होने के कारण जो फंजा है जिसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी कि वहां पर मिसकैरेज या एबॉर्शन की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का बेनिफिट ये है, इसलिए नेचर इसको रिजेक्ट अभी तक नहीं किया है। अगर इसका फायदा यानी कि कोई भी बेनिफिट नेचर को नहीं मिले, नेचर में नहीं मिलना शुरू होगा, तो इसको धीरे धीरे इस नेचर को या फिर इस तरह के कैरेक्टर्स को नेचर रिजेक्ट करना शुरू करेगी और उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम का जो डिजीज है ये हो सकता है नेचर से कुछ समय के बाद खत्म हो जाए। ये कल के ही लेक्चर में आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया का डिस्कस किया गया था। आज जरा सा उसका बेनिफिट क्या है इसके बारे में देखिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया का सिकल सेल एनीमिया में भी हम लोग इसी तरह से देखे कि सिकल सेल एनीमिया में जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है उस पर्सन को मलेरिया होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया में क्या होगा कि जैसे ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम या फिर प्लाज्मोडियम का जो अलग अलग वैरायटी है वो जैसे ही आरबीसी में एंटर करेगा आरबीसी ब्लास्ट कर जाएगा और उसके ब्लास्ट होने के कारण प्लाज्मोडियम का जो लाइफ स्पेन है वो पूरा नहीं होगा और मलेरिया होने का चांस जो है वो क्या होता है, घट जाता है। तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का कहीं ना कहीं बेनिफिट है, इसलिए वो नेचर में अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ डार्विन या डार्विनिज्म, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा है जिसका हमारे बॉडी में काम नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चलिए आज के लेक्चर का शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, क्वांटिटेटिव नाम इसलिए दिया गया है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी। अगर हम लोग किसी चीज को माप सकते हैं, किसी चीज को मापने का अगर पैमाना हमारे पास है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वांटिटेटिव। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से या किसको मापने का बात किया जा रहा है।
तो जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं हाइट है, तो हाइट को हम लोग माप सकते हैं। अगर हमारे पास कलर है तो कलर को मापा जा सकता है। इस तरह के किसी भी कैरेक्टर को मापने के लिए जब हम लोग जिस जीन का यूज करेंगे या इस तरह के चीजों का जब स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहेंगे। पॉलीजेनिक कहने का कारण अभी आपको पता चलेगा, पहले आप क्वांटिटेटिव देख लीजिए, फिर आपको पॉलीजेनिक समझाया जाएगा। चलिए, क्वांटिटेटिव जो या पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है, ये क्या होगा, 3 या उससे भी अधिक, 3 और मोर देन 3 एलील्स के क्युमुलेटिव इफेक्ट से अगर कोई कैरेक्टर दिखना शुरू होता है तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग नाम देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग नाम क्या देंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए, 3 या उससे अधिक जीन इसको कंट्रोल कर रहा है या 3 या अधिक जीन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या आता है, पॉलीजेनिक नाम आता है। यहां ध्यान देंगे, each dominant allele express a part of the trait and full trait is shown only when all the dominant alleles are present। यानी कि अगर अलग अलग एलील प्रेजेंट है तो वहां पर अगर सारा का सारा एलील डोमिनेंट स्टेट में होगा, ऑल एलील आर डोमिनेंट, ऑल एलील आर डोमिनेंट, अगर सारा एलील डोमिनेंट होगा तब ही जाकर के क्या होगा कि इस तरह का इनहेरिटेंस या इस तरह का कैरेक्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। द जीन इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजीन। जो जीन यहां पर काम कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीजीन, क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा जो भी होगा उस सबको हम लोग पॉली में रखेंगे। और यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी कि एक से अधिक जो कैरेक्टर जीन है वो यहां इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस तरह के जीन को हम लोग नाम देते हैं पॉलीजेन जीन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसलिए हम लोग इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नाम देते हैं। इसके साथ ही इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस इस सेंस में कि मेंडल, जिसको आज हम लोग जीन कह रहे हैं, इसी को मेंडल जो है अपने समय में फैक्टर नाम दिया था। और यहां पर बहुत सारा फैक्टर यूज हो रहा है, इसलिए मल्टीपल, बहुत सारा जीन यूज हो रहा है तो बहुत सारा यूज हो रहा है तो मल्टीपल आया, जीन के जगह पर फैक्टर आया। और इनहेरिटेंस आप समझ ही रहे हैं, एक से अधिक तरह का जीन जो है जब कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कह रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहेंगे। यानी कि इस तरह से आपके पास क्वांटिटेटिव का 3 नाम है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, ये भी इसका नाम है। चलिए एग्जांपल देखते जरा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस का। तो 2 एग्जांपल आपको समझना है, इसे एग्जांपल बहुत सारा है लेकिन 2 का चर्चा हम लोग यहां करेंगे। तो सबसे पहला है कर्नल कलर इन व्हीट। एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है नंबर 1 में, कर्नल कलर इन व्हीट। नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है कोवलेंथ इन मेज, कोवलेंथ इन मेज, स्किन कलर इन ह्यूमन, हाइट इन ह्यूमन बीइंग, स्किन कलर इन ह्यूमन, इसके बाद हाइट इन ह्यूमन बीइंग, और इसके बाद मीट एंड मिल्क यील्डिंग इन एनिमल। मिल्क एंड
मीट इल्ड मीट एंड मिल्क इल्ड इन एनिमल। ये सारा एग्जाम्पल जो है इसका देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए या हम लोग ये सारा एग्जाम्पल है हमारे क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक या मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस का, जिसमें हम लोगों को मेन पढ़ना है क्या, तो सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वह कर्नल्स कलर इन व्हीट और दूसरा जो पढ़ना है वह स्किन कलर इन ह्यूमन। बाकी सारा ये आपको एग्जाम्पल केवल याद रखना है कि ये सारा मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में और थोड़ा सा। तो इसमें आप समझिए, द ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय quantitative inheritance are sometimes known as metric traits because they can be measured in terms of unit of size, height, weight और number। ये आपको पहले ही कहा गया क्या कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस नाम ही इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। अलग अलग पैमाना है इसका, इसमें यूनिट हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, या फिर नंबर हो सकता है, या फिर साइज हो सकता है। कोई ना कोई एक मेजरेबल कैरेक्टर इसका होगा, इसलिए हम लोग इसको इस तरह का नाम देते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। अब देखिए यहां पर यह बात आपको जो है समझना यह है कि यहां पर जैसे हम लोग मेंडल के लॉ को लेकर के चल रहे थे, तो हम लोग देख ये रहे थे कि कोई भी कैरेक्टर इंटरमीडिएट नहीं था, वो सारा का सारा कैरेक्टर या तो डोमिनेंट स्टेट में होता था या फिर रिसेसिव स्टेट में होता था, वो कभी आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलता था। लेकिन इस तरह के इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपको जो इंटरमीडिएट है उसकी प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, अगर ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग पेरेंट डज नॉट प्रोड्यूस डोमिनेंट trait of one parent but instead as intermediate trait is exhibited। चलिए एग्जांपल देखिए जरा, ह्यूमन स्किन कलर से जो है हम लोग इसके एग्जांपल को समझते हैं। ध्यान देंगे किस तरह से ह्यूमन स्किन कलर से इसका एग्जांपल समझिए। अगर हम लोग मान ले कि क्या किया जाए कि एक जो है ब्लैक पर्सन, जो ब्लैक मेल है, ब्लैक मेल इन द सेंस क्या कि पूरे ब्लैक एकदम मतलब वेस्ट इंडीज टाइप के आदमी के जैसा, क्रेबियन टाइप। दूसरा जो है फेयरली फीमेल है, हम लोग फेयरली ब्लैक मेल लिखते हैं, फेयरली ब्लैक मेल। और दूसरा हम लोग यहां लिखते हैं फेयरली व्हाइट फीमेल। यानी कि अगर मान लेते हैं क्रेबियन टाइप का जो है मेल है और इसके बाद जो फीमेल है वो क्या है, फेयरली व्हाइट है। अगर इसका हम लोग जीन देखें, अगर मान लेते हैं कि इस ब्लैक मेल जो है इसका जीन है AA BB और CC कैपिटल में, यहां पर इसका देखें तो स्मॉल में AA BB और CC स्मॉल में। इसका अगर हम लोग गैमेट निकाले तो क्या निकलेगा हम लोगों को, A B C कैपिटल। इसका निकाले तो क्या निकलेगा, A B C स्मॉल में। अब इस दोनों को अगर क्रॉस कराया जाएगा, इसकी गैमेट को अगर क्रॉस कराया गया तो निकलेगा क्या रिजल्ट, कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल B स्मॉल B, कैपिटल C स्मॉल C। मेंडल के लॉ के अनुसार अगर हम लोग मेंडल के लॉ को देखें, अगर हम लोग मेंडल के लॉ को देखें तो यहां पर यह होगा सर, ये वाला जो है कैपिटल वाला वो डोमिनेंट वाले के कैरेक्टर को क्या करेगा, कैपिटल वाला जो है वो क्या करेगा, स्मॉल वाले के कैरेक्टर को दबा देगा। यहां पर
लेकिन मेंडल के लॉ के हिसाब से देख नहीं रहे, देख क्या रहे, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। और इसमें आपको पहले ही बताया गया शुरुआत के दूसरे लाइन में कि यहां पर क्या होगा कि अगर सारा जीन डोमिनेंट स्टेट में होगा तभी जाकर के ये अपना कैरेक्टर क्या होगा, दिखाएगा, नहीं तो इसका कोई कैरेक्टर तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो आपका रिजल्ट आएगा इसका मतलब इस दोनों का, यानी कि अगर फेयरली ब्लैक मेल का जो और फेयरली व्हाइट फीमेल का जो फीटस होगा, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो इंटरमीडिएट होगा, यानी कि ना काला होगा और ना ही गोरा होगा। इस बच्चे का जो कलर होगा वो होगा मोलैटो। मोलैटो मतलब सांवला जिसको कहते हो, ठीक है, श्री कृष्ण वाला कलर। बात समझे, यहां पर जो कलर होगा इस बच्चे का वो क्या होगा, मोलैटो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कलर। बात समझे, यहां पर ये एग्जांपल है। अब आप ध्यान देंगे जरा, क्रॉस आपको इसका करवाना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। गैमेट निकालिए, इसका गैमेट निकालिए, सॉरी ये तो ये आपका F1 जनरेशन हुआ। अब इसको सेल्फ क्रॉस कराइए, सेल्फ क्रॉस कराइए, रिजल्ट आएगा 8 गैमेट आपको मिलेगा। और करवाइए इसका एक बार कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी लीजिए एक बार, फिर इसको जो है कैपिटल ए स्मॉल बी लीजिए। इस तरह से 8 गैमेट आपको मिलेगा। आप तैयार करिए और तैयार करने के बाद जब आप क्रॉस बनाएंगे तो आपको रिजल्ट निकल के आएगा, जो टोटल रिजल्ट आएगा वो 27 रिजल्ट आपको देखने के लिए जो मिलेगा उसमें से ध्यान देंगे कि 1 जो कलर होगा, एक आपको मिलेगा वेरी डार्क, 1 जो है वो मिल जाएगा वेरी डार्क, ठीक है। इसके बाद जो है 6 जो है 6 डार्क मिलेगा, 6 जो है वो क्या होगा, डार्क मिलेगा, दिखाई नहीं दे रहा। इसका रिजल्ट आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा 1 वेरी डार्क। बोलते चलो तो जरा, F2 का रिजल्ट जो इसका जब क्रॉस होगा तो रिजल्ट आपका यही आएगा, 6 जो है वो आपको मिलेगा क्या, डार्क। इसके बाद 15 जो है वो फेयरली डार्क मिलेगा, 15 फेयरली डार्क, फेयरली डार्क। और इसके बाद जो है रिजल्ट है वो 20 जो है वो इंटरमीडिएट मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। इसके बाद फिर से आपको 15 फेयरली लाइट मिलेगा, 15 फेयरली लाइट मिलेगा। और इसके बाद 27 जो है, सॉरी 6 जो है वो लाइट मिलेगा और 1 जो है वो क्या मिलेगा, वेरी लाइट। यहां अगर आप ध्यान देंगे, यहां से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो कलर है वो क्या होते जा रहा है, फेयर होते जा रहा है, लाइट कलर में आते जा रहा है। यहाँ का फीटस वेरी डार्क जो एकदम काला होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये उससे थोड़ा सा जो है फेयर मिलेगा, या उससे थोड़ा फेयर मिलेगा। यहां पर इंटरमीडिएट होगा, यही वाला मोलैटो कलर का। और इसके बाद जो है 15 फेयरली लाइट मिलेगा, ये उससे ज्यादा लाइट मिलेगा, और ये सबसे ज्यादा लाइट मिलेगा इस कलर का। बात समझ गए? तो इस तरह का जो है कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। रिजल्ट आपका यही आएगा F2 जनरेशन में जब आप क्रॉस करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा, तो यही कहानी है इंटरमीडिएट का, यानी कि आपको पता चल गया कि किस तरह से यहाँ जो रिजल्ट हम लोगों का है वो इंटरमीडिएट आ रहा है। मेंडल्स के लॉ को ये कभी फॉलो नहीं करता है, मेंडल्स का लॉ जो है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, और जो हमारा रिजल्ट है वो मोलैटो कलर का आता है। डार्क भी आएगा, फेयरली डार्क भी आएगा, और इसके बाद फेयरली व्हाइट भी आएगा और लाइट भी आएगा। तो ये सारा कहानी है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस का। कर्नल्स कलर इन व्हीट का अगर बात करें तो सबसे पहले निशॉन इहिल जो है फर्स्ट सबसे पहला इन्वेस्टिगेट किया था कर्नल्स कलर इन व्हीट को, जिसको कर्नल्स कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ जीन। ये भी 3 पेयर जो है जीन के 3 पेयर से क्या होगा, आपको देखने के लिए 3 पेयर से ये कंट्रोल होता है। सबसे पहला हम लोग, उसके बाद हम लोग पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ पॉलीजीन का चर्चा करते हैं। पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ पॉलीजीन,
पॉलीजीन का ओरिजिन कहां से हुआ होगा? ध्यान देंगे, ओरिजिन हुआ कहां से? द ड्यूप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम पार्ट। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है ड्यूप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, अगर डुप्लीकेट एक ही क्रोमोसोम अलग अलग फॉर्म में डुप्लीकेशन उसका हो गया तो हो सकता है कि वो क्या हो? पॉलीजीन का कारण बना हो। बात समझे? अगर एक ही क्रोमोसोम क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगा तो सारा कैरेक्टर तो पीछे वाले ही ना क्रोमोसोम का आएगा, और सारा कैरेक्टर जब उसी के जैसा होगा तो सारा कैरेक्टर को कंट्रोल जब वो करेगा तो उसी तरह के कैरेक्टर को ना करेगा। बात समझ गए? चलिए अगला, पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पीछे के लेक्चर में कल बात किए हैं। पॉलीप्लॉइडी भी इसका कारण हो सकता है। और इसके बाद इसके अलावे म्यूटेशन जो है इसका कारण हो सकता है। ये आपको बताया क्या गया है? ये बताया गया आपको पॉसिबल ओरिजिन ऑफ मतलब ये तीनों जो है ये क्या है? पॉसिबल ओरिजिन ऑफ पॉलीजीन के ओरिजिन का ये तीनों कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। अगर हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फिनोटाइप का बात करें, अलग अलग जगह पर अगर हम लोग 3 पॉलीजीन पेयर को लेकर के बात करें, यहां हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर लिखते हैं इसको, चलिए यहां लिखते हैं जरा। अगर हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का फिनोटाइप का बात करें, फिनोटाइप और फिनोटाइप में अगर हम लोग बात करें कितने जीन को लेकर के, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 पेयर को लेकर के बात करें, 1 पेयर जीन को लेकर के बात करें, 1 पेयर को लेकर के बात करें तो हम लोगों को रिजल्ट मेंडल्स के लॉ से ही पता है। इसका रिजल्ट हम लोग को 1:2:1 देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग 2 पॉलीजीन पेयर को लेकर के बात करें, 2 पॉलीजीन पेयर को लेकर के अगर बात करें तो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है 1:4:6:1:4:6:4:1। इसके बाद अगर हम लोग 3 पॉलीजीन पेयर को लेकर के बात करें, 3 पॉलीजीन पेयर को लेकर के बात करें तो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है 1:6:15:20:15:16:1। यहां आपको दिखाया गया, यहां पर ये वाला जो इंटरमीडिएट वाला ये बताया गया है, यही वाला 1:6:15:20:15:16:1। ये रेशियो आपको 3 पॉलीजीन पेयर को लेकर के देखने पे मिलता है। ये सारा रेशियो अगर आपसे याद रहता है तो आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको निकालने में जितना समय बर्बाद करेंगे आपसे संभव नहीं है, आपके पास समय काफी कम होता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि ये आपको याद रहे। आज समझ गए? ये सारा आपको याद रहे। रिजल्ट क्या आएगा ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग ह्यूमन स्किन कलर को लेकर के बात किए, हो सकता है आपसे कर्नल्स कलर इन व्हीट लेकर के पूछ दिया जाए, हो सकता है आपको हाइट लेकर के पूछ दिया जाए, हो सकता है आपको ह्यूमन का हाइट लेकर के पूछ दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉब लेंथ इन मेज लेकर के पूछ दिया जाए। तो मैटर बदल रहा है, रिजल्ट नहीं बदलेगा। ये आपको याद रखना है। 1 जीन को लेकर के 1:2:1 आपको याद ही रहता है, इसको याद करना है और इसको याद करना है, ये दोनों आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो आप विश्वास रखिए आपसे नहीं बनेगा, ये बात तय है। चलिए आगे बढ़िए जरा, और अब हम लोग शुरू करेंगे यहां से आगे। चलिए अब हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इससे पहले हम लोग जितना भी चीज पढ़े वो सारा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन था। इससे पहले तीसरे लेक्चर में ही आपसे इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन का बात किया गया था। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन वैसा इंटरेक्शन था जो एक ही जीन में हो रहा था, एक ही क्रोमोसोम के 2 अलग अलग जीन में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो इंट्राजेनिक था। और इंटरजेनिक होगा कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम के जीन के बीच अगर इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते थे।
इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हम लोगों को जो पढ़ना है वह इपीस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, पॉलीमेरिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। और इसके अलावा एक और पढ़ना है जिसका नाम है कोलैबोरेटिव जीन। कोलैबोरेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन। इस सभी जीन के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे और सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे इपीस्टेसिस। नंबर ए में एपीस्टेसिस। ध्यान देंगे जरा, एपीस्टेसिस जो है वो है क्या? इट इज द फेनोमेना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन। ध्यान देंगे, एलिलिक जीन क्या होता है? एक ही जीन का दो अलग अलग कैरेक्टर एलिलिक है और एक ही जीन का अगर दो अलग अलग जीन का अगर कैरेक्टर आ रहा है तो उसको हम लोग नॉन एलिलिक जीन कहेंगे। और एपीस्टेसिस वो कैरेक्टर है जिसमें क्या होगा कि एक जीन अगर मान लेते हैं, यहां पर देखिए कि ये एक्स है अगर, और दूसरा जीन वाई है, और वाई वाला जो जीन है इसका कैरेक्टर अगर एक्स वाले के कैरेक्टर को दबा देता है, रिसेसिव स्टेट में पहुंचा देगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपीस्टेसिस नाम देते हैं। The gene or locus which is suppressed by the presence of non-allelic gene is termed as hypostatic gene. X वाला का कैरेक्टर क्या हुआ है? रिसेसिव स्टेट में पहुंच गया है। X वाला का कैरेक्टर रिसेसिव स्टेट में पहुंच गया। इस तरह का जिसका भी कैरेक्टर रिसेसिव स्टेट में पहुंचेगा उस जीन को हम लोग नाम देंगे क्या? हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। चलिए, और जो कैरेक्टर रिसेसिव स्टेट में पहुंचा जिस जीन का, उसको कह दिया आप हाइपोस्टैटिक, और जो डोमिनेंट स्टेट में रहेगा इसको हम लोग कहेंगे इपीस्टैटिक। इपीस्टैटिक दोनों आपको याद रखना है, हाइपोस्टैटिक और इपीस्टैटिक। इपीस्टेसिस के बारे में फिर से, इपीस्टेसिस के बारे में फिर से एक बार समझिए क्या है कि अगर कोई दो नॉन एलिलिक जीन को, दो अलग अलग क्रोमोसोम के जीन को एक साथ लाया गया और उसमें हुआ क्या कि किसी एक के कैरेक्टर को कोई दूसरा रिसेसिव स्टेट में पहुंचा दिया है, तो यह फेनोमेनन कहलाएगा इपीस्टेसिस। जो डोमिनेंट स्टेट में है उसको आपका इपीस्टैटिक, जो रिसेसिव स्टेट में पहुंच गया है उसको आपका है हाइपोस्टैटिक। इपीस्टेसिस दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है। इपीस्टेसिस दो तरह का हो सकता है, क्या सब? तो डोमिनेंट और दूसरा जो है यह आपका हो सकता है रिसेसिव। डोमिनेंट इपीस्टेसिस क्या है और रिसेसिव इपीस्टेसिस क्या है? तो ध्यान देंगे, डोमिनेंट जो होगा ये ऐसा इपीस्टेसिस है जब क्या होगा कि डोमिनेंट ओवर इट्स आउन एलील, यानी कि एक जीन का दो अलग अलग एलील है और वो अगर अपने ही एलील के कैरेक्टर को रिसेसिव स्टेट में पहुंचा दिया तो उसको हम लोग डोमिनेंट इपीस्टेसिस नाम देते हैं। ध्यान देंगे जरा, डोमिनेंट इपीस्टेसिस के बारे में समझिए। इन दिस कंडीशन द इपीस्टैटिक जीन यहां पर जिसका कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये क्या करता है? इपीस्टैटिक जीन इज डोमिनेंट ओवर इट्स आउन एलील, यानी कि इसी जीन के एलील को क्या किया है? वाई का ही दो अलग अलग एलील है, वाई एक जीन है और इसका दो अलग अलग एलील है, तो एक एलील क्या किया कि दूसरे एलील के कैरेक्टर को दबा दिया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? डोमिनेंट इपीस्टेसिस। It is therefore effective even in heterozygous condition. Heterozygous condition में भी ये क्या हो सकता है? इफेक्टिव हो सकता है। डायहाइब्रिड रेशियो जो है डोमिनेंट इपीस्टेसिस का आपको याद रखना है, ये हो जाता है 12:3:1। डोमिनेंट का जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा आपको? फिनोटिपिक। डायहाइब्रिड रेशियो जो फिनोटिपिक है वो है 12:3:1। सबका रेशियो आपको याद रहना चाहिए, अभी सबका रेशियो आपको बताया जाएगा। सबका रेशियो आपको याद रहना चाहिए जैसे भी आप याद करते हैं। एग्जाम्पल, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो या समर स्क्वैश प्लांट, ये डोमिनेंट इपीस्टेसिस का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए जरा, देखेंगे
fruit color in summer squash plant that carry the dominant allele C. डोमिनेंट एलील क्या है? C. यहां देखिए जरा, यहां रिसेसिव एलील का चर्चा करेंगे, इस तरफ पहले डोमिनेंट एलील का चर्चा किया जा रहा है। देखिए जरा यहां क्या होगा कि डोमिनेंट एलील क्या है आपका, तो डोमिनेंट एलील है आपका C। डोमिनेंट एलील आपका क्या हो गया? C हो गया। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया, प्रोड्यूस व्हाइट फ्रूट। जब C डोमिनेंट है तो फ्रूट का कलर कैसा है? व्हाइट है। फ्रूट का कलर हो गया कैसा? व्हाइट। ध्यान दो यहां, जब C क्या है? कैपिटल C डोमिनेंट है तो फ्रूट का कलर हो गया व्हाइट। अब देखिए इसके बाद whereas plant that are homozygous for the recessive allele C produced colored fruit। अगर ये क्या है कि स्मॉल c है और ये रिसेसिव स्टेट में है तो इसका कोई और, ये व्हाइट है, अब ये किसी और कलर का कलर्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। If a squash plant is also homozygous for the recessive allele G, the fruit color will be green। अगर ये क्या है? G है स्मॉल वाला, तो फ्रूट का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का होगा। अब देखिए इसके बाद फिर टू जीन कंट्रोल if it carries the dominant allele G, द फ्रूट कलर विल बी येलो। अगर ये कैपिटल G है तो फ्रूट का कलर आपका क्या हो रहा है? तो येलो हो रहा है। ध्यान देंगे, अभी जब क्रॉस होगा तो सब कुछ क्लियर होगा वहां से। ठीक है, अभी आप केवल डोमिनेंट और रिसेसिव स्टेट को देखिए। अगर C कैपिटल A वाला है एलील तो फ्रूट का कलर हो रहा है आपका व्हाइट। उसके बाद अगर ये स्मॉल वाला आया तो कलर कुछ भी कलर है। G अगर है स्मॉल वाला तो ग्रीन कलर है, और G अगर है कैपिटल वाला तो आपका फ्रूट का कलर क्या हो जाता है? येलो कलर्ड का हो जाता है। चलिए, टू जीन कंट्रोल स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। दो जीन क्या कर रहा है? ग्रीन पिगमेंट को सिंथेसिस करने का काम करेगा। ग्रीन है तो स्मॉल जी, और स्मॉल जी वाला जो है काम करेगा। चलिए, द फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट अ कलरलेस प्रिकर्सर इनटू येलो पिगमेंट। ध्यान देंगे जरा, पहले स्टेट में क्या होगा? जो कलरलेस यानी कि ये जो व्हाइट वाला है ये क्या करेगा? इसको बदलेगा, इस पिगमेंट को, किस प्रिकर्सर को? येलो पिगमेंट में। और सेकेंड स्टेप कन्वर्ट दिस येलो पिगमेंट इनटू ग्रीन पिगमेंट। बात कुछ समझे? क्या कहा गया? कहा यह गया कि ये जो G वाला है स्मॉल जी, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। स्मॉल जी तो दोनों क्या हो जाएगा? डोमिनेंट होगा, क्योंकि दोनों तो स्मॉल ही ना है। अब ये क्या हुआ कि जब डोमिनेंट स्टेट में पहुंचा तो सबसे पहले ये प्रीकर्सर जहां से येलो पिगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। और दूसरे स्टेट में जब ये पहले स्टेट में ये हो गया कि येलो प्रीकर्सर जहां से मिल रहा है वो तैयार कर लिया, और दूसरे स्टेट में ये क्या करेगा कि अब जो येलो बना है इसको ये बदलेगा किसमें? तो ग्रीन कलर में ये क्या करता है? बदल देगा। अब देखिए दो कंडीशन हो सकता है। अगर फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या करें? ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? फ्रूट का कलर कैसा रह जाएगा? व्हाइट। क्यों रह जाएगा व्हाइट? ध्यान देंगे क्यों रह जाएगा व्हाइट? क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप ब्लॉक हो गया तो ग्रीन प्रीकर्सर का फॉर्मेशन नहीं ना होगा, तो फ्रूट का कलर जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अगर दूसरा स्टेप ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? फ्रूट का कलर कैसा रह जाएगा? ग्रीन रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ग्रीन का फॉर्मेशन तो हो चुका है स्मॉल जी, अब यही ना बदल रहा है इसको येलो में, तो अब ये क्या होगा? उसी तरह का रह जाएगा। बात समझ गए? इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। यहां से क्रॉस जरा इसका आप देख लेंगे। अगर आप क्या करते हैं? व्हाइट फ्रूट और येलो फ्रूट को कराइए क्रॉस। व्हाइट फ्रूट और येलो फ्रूट को आप कराइए क्रॉस, तो व्हाइट फ्रूट के लिए आप लिखेंगे क्या? कैपिटल W और स्मॉल जी। कैपिटल W और स्मॉल जी। इसका क्रॉस आपको कराना है किसके साथ? तो येलो फ्रूट के साथ, यानी कि स्मॉल w और कैपिटल जी। क्रॉस करवाएंगे, आपको रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आपको यही आएगा। कहां गया? 12:3:1।
क्रॉस आपको मेंडल्स के कई क्रॉस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये डायहाइब्रिड क्रॉस के तरह का क्रॉस होगा, ध्यान देंगे। वहां भी हम लोगों को क्या आया था 12 24 12 12 1, अगर उसको जोड़ेंगे तो आपको 16 रिजल्ट मिलता है, 16 प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसको भी अगर आप ऐड करेंगे 12 3 प्लस 1 तो 12 3 15 1 16, ये जो है यही आपका रिजल्ट होगा। डायहाइब्रिड क्रॉस के तरह कराएंगे, कुछ भी ज्यादा जो है आपको मेहनत नहीं करनी है। कैपिटल W स्मॉल जी को क्रॉस करवाना है किसके साथ, स्मॉल W कैपिटल जी के साथ। सबसे पहले आप गैमेट निकालेंगे तो कैपिटल W और स्मॉल w को एक साथ रखेंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी को एक साथ रखेंगे, आपका गैमेट निकला। अब आप उसको सेल्फ क्रॉस कराइए, आपका जो है कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल W, ये रिजल्ट आएगा। और इसी को आप फिर से एक तरफ लिखेंगे, एक ऊपर और एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस करवा दीजिए, 16 रिजल्ट आएगा। आपको 12:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। समझ गए, जीनोटाइपिक रेशियो भी आप वहां से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में बता दिया गया है। चलिए, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया गया, पीछे के लेक्चर में आप वहां से भी देख सकते हैं। यही सारा कहानी है डोमिनेंट का। आगे हम लोग बढ़ते हैं रिसेसिव इपीस्टेसिस पे। इन दिस कंडीशन द इपीस्टैटिक जीन इज रिसेसिव टू इट्स ओन एलील। बस ठीक है, इसका विपरीत उल्टा अपोजिट क्या, यहां ये क्या कर रहा है कि ये अगर यहां ध्यान दीजिए कि अगर ये Y है, अगर ये Y है और इस Y का W और X दो जीन है, क्या किया डोमिनेंट में, ये इसको क्या किया रिसेसिव स्टेट में पहुंचा दिया, डोमिनेंट एलील हो गया एग्जांपल। अब क्या होगा कि इसी का फिर से दो एलील है, अब यहां पर ये क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा, ये खुद रिसेसिव स्टेट में पहुंच जाएगा। बस इस कंडीशन को आप क्या कह देंगे, रिसेसिव इपीस्टेसिस। इसका जो रिजल्ट होगा आपका फिनोटाइपिक रेशियो, ये आपको 9:3:4 का रेशियो आपको मिलता है। फिर से वही बात, 9:3:4 मतलब 9 3 12 4 16, यानी कि फिर से जो आपको रिजल्ट मिलना है वो कुछ नया नहीं मिलेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस वाला ही रिजल्ट आपको फिर से क्रॉस करवा के देखना है। बको चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेसिव में आगे ये हो गया, आपको रेशियो मिल जाएगा F2 रेशियो जनरली। इसी तरह का रेशियो आपको 9:3:4 का रेशियो मिलता है। एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस एनालिसिस इज फॉर्म द वर्क ऑफ बैटसन एंड पनेट। ये भी नाम आपको याद रखना है, बैटसन और पनेट के द्वारा ये क्या किया गया था, अंडरलाइन करिए उसको, ये क्या किया गया था, सबसे पहले खोजा गया था। हु स्टडीड द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावर कलर इन स्वीट पी लैथरस ओडोरैटस। साइंटिफिक नेम है स्वीट पी का, लैथरस ओडोरैटस के ने ये चीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहला जो है मिला था। चलिए आगे देखिए, द फ्लावर इन दिस प्लांट आर आइदर पर्पल और व्हाइट पर्पल इफ दे कंटेन एंथोसाइनिन पिगमेंट एंड व्हाइट इफ दे डू नॉट। अगर एंथोसाइनिन रख रहा है तो पर्पल कलर का फ्लावर आपको मिलता, अगर एंथोसाइनिन नहीं है तो उसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता था, व्हाइट कलर का हो जाता था। बैटसन एंड पनेट क्रॉस टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ व्हाइट फ्लावर टू ऑब्टेन F1 हाइब्रिड व्हिच ऑल हैड पर्पल कलर। बात समझे क्या कहा गया कि अगर दो डिफरेंट वैरायटी को लिया और व्हाइट के साथ क्या किया, क्रॉस करा दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया पर्पल। सारा का सारा प्लांट क्या था, पर्पल था। When hybrid were crossed, the obtaining the ratio 9:7, 9 पर्पल और 7 जो है वो क्या हुआ, व्हाइट प्लांट मिला। अब हाइब्रिड जो आया पर्पल वाला, उसको फिर से अगर क्रॉस कराया तो 9:7 का रेशियो आ गया। The explained the result by processing two independently crossing gene capital C and capital P are involved in anthocyanin synthesis and that each gene has a recessive allele that abolish pigment production। ध्यान देंगे जरा क्या किस तरह से क्रॉस कराया गया। क्रॉस भी आप एक बार देख ही लीजिए, फिर से क्रॉस कराएंगे, आपको करवाना खुद है। यहां लिया कैपिटल C और इसके बाद स्मॉल p, ठीक है, और इसको क्रॉस कराया किसके साथ, स्मॉल सी कैपिटल P। ध्यान देंगे यहां पर जो क्रॉस है किस तरह से, ये दोनों क्या हुआ, ये वाला और ये वाला क्या है, कैपिटल C और कैपिटल P, एंथोसाइनिन पिगमेंट रिलीज करने वाला
जीन था और ये दोनों क्या है, इससे जो है नहीं हो रहा है रिलीज। अब देखिए इसका जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, गैमेट, रिजल्ट नहीं गैमेट जो मिलेगा वो क्या, कैपिटल सी स्मॉल पी मिलेगा, कैपिटल सी स्मॉल पी, और यहां जो रिजल्ट आएगा वो स्मॉल सी और कैपिटल पी। इसको जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, F1 जनरेशन में कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी मिलेगा। अब आप इसको क्या करिए, फिर से हाइब्रिड सेल्फ पॉलिनेशन कराइए, रिजल्ट आपका क्या आएगा, कैपिटल सी और स्मॉल सी या कैपिटल पी या स्मॉल पी को क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आपका आने वाला है क्या, हम आपको यहां केवल बता रहे हैं गैमेट निकाल के, क्रॉस आपको खुद से करवाना है, ध्यान देंगे। गैमेट जो आपको निकल के आएगा वो आएगा क्या, एक बार कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है। और यही इस तरफ भी लिखेंगे और क्रॉस करवाइए, रिजल्ट जो आपका आएगा वो ये इस रेशियो में आएगा, कहां गया ये वाला 9:3:4 के रेशियो में आपको देखने के लिए मिलता है। बस इसी तरह का कहानी है इसमें। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, अगला नंबर हम लोगों का है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन जो है ये क्या है, सबसे पहले आप समझिए, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय जीएचएल इन सेफर्ड पर्स प्लांट या कैप्सुला बर्सा पस्टोरिस नाम है साइंटिफिक नेम, ये भी आपको याद रखना है। इसी पे जो है रिसेसिव ईपीएस्टेसिस का दूसरा जो रिसेसिव ईपीएस्टेसिस का जो दूसरा रिसर्च हुआ था वो इसी प्लांट पे हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और अब हम लोग इसको डुप्लीकेट जीन में जो है, डुप्लीकेट जीन का भी जो डिस्कवरी हुआ है वो इसी चीज पे हुआ है। डुप्लीकेट जीन आर 2 or more independent gene which are on different chromosome which determine the same or nearly same phenotype। यानी कि अगर एक ही जीन का क्या होता है कि सेम फिनोटाइप दूसरे क्रोमोसोम पर मिल जाए या फिर उसी से मिलता जुलता जो फिनोटाइप है वो दूसरे क्रोमोसोम पर मिल जाए। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। डुप्लीकेट मतलब क्या है, फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी कहने का मतलब है कि डुप्लीकेट जीन में क्या होगा कि एक ही जीन का फिनोटाइप क्या हो कि दूसरे क्रोमोसोम पर अगर मिलने लगे तो उसको हम लोग कह देते हैं डुप्लीकेट जीन। चलिए आगे बढ़िए। द इंडिपेंडेंट जीन डू नॉट हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये दोनों मिलकर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आपको कभी देखने के लिए इसका नहीं मिलेगा। आगे देखिए, they produce the same phenotype whether present in homozygous और heterozygous state। ये सेम फिनोटाइप अगर प्रेजेंट रहा या फिर होमोजाइगस में या हेटेरोजाइगस में तो क्या करेगा, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस किसी भी स्टेट में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा कि सेम फिनोटाइप ये देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए एग्जांपल, एंडोस्पर्म कलर इन मेज, F2 का रेशियो फिर आपको याद रखना है 15:1, 15:1, 15:16। 15 एक तरह का प्लांट आएगा और एक जो है वही प्लांट आपको क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। क्रॉस करा के आप देखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 पे, पॉलीमेरिक जीन। नंबर 3 में आपका क्या है, पॉलीमेरिक जीन। पॉलीमेरिक जीन, पॉलीमेरिक जीन ये क्या है, ध्यान से देखेंगे जरा। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन हैव सिमिलर फिनोटाइप इफेक्ट। ध्यान देंगे, पॉलीमेरिक, पॉली मतलब क्या, बहुत सारा, मेरिक मतलब कैरेक्टर से है यहाँ, और जीन अगर एक ही जीन का क्या हो, बहुत सारा कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता हो तो ध्यान देंगे। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, किसी भी कंडीशन में है, चाहे वो होमोजाइगस में है या चाहे वो हेटेरोजाइगस में है, हैव सिमिलर फिनोटाइप इफेक्ट, एक ही जैसा फिनोटाइपिक इफेक्ट अगर देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट इंडिविजुअली बट प्रोड्यूस अ क्यूमुलेटिव और डबल इफेक्ट व्हेन फाउंड टुगेदर। ध्यान देंगे, यहां कहने का मतलब ऐसा जीन जो क्या होगा कि दो अलग अलग, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों का इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इफेक्ट क्या मिलेगा, सेम, अगर अलग अलग है तो। लेकिन जब क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गया तो डबल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाए। डबल मतलब इसका सेम है ना, सेम है ना। अगर मान लीजिए कि ये टॉल जो हाइट है वो दे रहा है, ठीक है, और ये भी क्या हो रहा है, टॉल हाइट दे रहा है, तो दोनों अलग अलग है तो टॉल होगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गया तो टॉल इंटू 2
यानी कि दोबारा 2 गुना लंबा। बात समझ गए? तो इस तरह का इफेक्ट आपको अगर देखने के लिए मिलता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? पॉलीमेरिक इफेक्ट। पहले बता रहे हैं ना कि बहुत सारा जो है कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। F2 जनरेशन याद रखना है 9:6:1। 9:6:1 जो है आपको इसका हाइब्रिड का जो है देखने के लिए मिलेगा F2 जनरेशन में। हम लोग लिख देते हैं 9:6:1। यहां आपको मिला था क्या? यहां मिला था आपको डुप्लीकेट जीन का 15:1। चलिए अगला आगे आइए, इसी में ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, कहां गया ये वाला पॉलीमेरिक के बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर डी में आपको जो है देखना क्या है? कंप्लीमेंट्री। नंबर डी में आपको देखना है क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ध्यान देंगे जरा, कंप्लीमेंट्री जीन क्या है? कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? पूरक। हिंदी में अगर देखेंगे तो पूरक। और पूरक का मतलब क्या? पूरा करने वाला। 2 जीन अलग अलग है, काम कर सकता है, लेकिन जब तक एक साथ आएगा नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा। बात समझे? ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर, अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है एक एंगल है और इसका ये कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, इसका ये क्या है? कंप्लीमेंट्री है। तो यहां पर और कहा गया कैसा कंप्लीमेंट्री? 90 डिग्री अगर आपको क्या करना, पूरा करना होता है कंप्लीमेंट्री में। तो यहां पर अगर आपको मान ले कहा गया कि ये मान लेते हैं कि 30 है और ये क्या है? x, तो काम तो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है अलग अलग, कि यहां से x मान के चल रहे हैं, हमको नहीं पता अभी कितना है, x मान के चल रहे हैं, काम तो कर सकता है ना। लेकिन सवाल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? पहले इसका कंप्लीमेंट्री निकालेंगे, नहीं तो ये 90 डिग्री लेकर के चले कैसे? हम कैसे माने कि 60 है, मान लेते हैं 60, मान नहीं लेते, मतलब निकलेगा हम लोग का ये कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, यानी कि काम कर सकता है अकेले, लेकिन जब तक दोनों साथ आएगा नहीं तब तक अगर कोई जीन काम नहीं कर रहा है तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री जीन। जरा इसका महाभारत भी देख लीजिए, क्या है? दे आर दोज नॉन एलिलिक जीन व्हिच इंडिपेंडेंटली शो अ सिमिलर कैरेक्टर। बात समझ गए? सिमिलर कैरेक्टर क्या कर सकता है? दिखा सकता है, बट प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन द डोमिनेंट फॉर्म। अगर डोमिनेंट फॉर्म में आ गया तो दोनों अगर एक साथ आ गया तो क्या होगा? ये अलग नया सा कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीमेंट्री जीन वेर फर्स्ट स्टडीड बाय डॉटसन एंड पनेट। नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, अलग अलग जगह पे समय समय पे अपना डिस्कवर करते रहा है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। कहा? इन केस ऑफ फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी लैथरस ओडोरेटस। ये तो आप जान ही रहे, पी जो है ना, पी का प्लांट, और पी का प्लांट जेनेटिक्स में बड़ा जो है लंबा चौड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा अगर आपसे इंसेक्ट में पूछा जाए तो कौन? प्लांट में पूछा जाए तो स्वीट पी, इंसेक्ट में पूछा जाए तो ड्रोसोफिला, मैमल्स में पूछा जाए तो माउस, रैट, चूहा। बात समझ गए ना? ये तीनों का जो है जेनेटिक्स में बड़ा रोल है। बात समझ गए? उसका कारण क्या है? ये सबका लाइफ स्पेन छोटा है, सबको जो है आफ्टर केयर का जरूरत कम है, ये सब आसानी से उपलब्ध है, इस सब का रिप्रोडक्टिव जो फिजियोलॉजी है वो आसान है, इसके अलावा इसका जो मतलब जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो इस सब के कारण क्या होता है कि इसको सेलेक्ट किया जाता है। चलिए आगे आ जाइए। हाँ, कंप्लीमेंट्री जीन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिसेसिव इपिस्टेसिस। रिसेसिव इपिस्टेसिस, यहां ध्यान दीजिए जरा, यहां ध्यान दीजिए। कंप्लीमेंट्री जीन में क्या? कंप्लीमेंट्री जीन इसका एग्जांपल क्यों हो गया? कंप्लीमेंट्री जीन इसका भी एग्जांपल है रिसेसिव इपिस्टेसिस का। क्यों है? तो हम लोग देखें कि रिसेसिव इपिस्टेसिस में अगर 2 एलील है तो एक का कैरेक्टर ऑटोमेटिक दूसरे के कारण दब रहा है। तो कंप्लीमेंट्री जीन में भी तो यही हो रहा है कि पहले क्या है? पहले अगर दोनों है तो एक का कैरेक्टर पता नहीं चल रहा क्योंकि काम नहीं कर रहा है, तो उसी दूसरे के ही ना कारण काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा आया तो दोनों क्या किया? मिलकर के नया काम कर दिया। बात समझ गए? इसलिए एग्जांपल है किसका? रिसेसिव इपिस्टेसिस का। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए, आ जाते हैं कहां? सप्लीमेंट्री जीन पे। नंबर ई, सप्लीमेंट्री। नंबर ई में जो है ये क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? कार्य काम कर सकता है ये भी, लेकिन इसको भी सप्लीमेंट चाहिए काम करने के लिए। तो ध्यान देंगे, दीज आर अ पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन का पेयर है, वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इन द डोमिनेंट स्टेट। डोमिनेंट स्टेट में क्या कर सकता है कि इफेक्ट दिखा सकता है, while the dominant allele of the second gene needs the presence of other gene for its expression।
सप्लीमेंट्री बात समझ गए कि एक जो है वो क्या कर सकता है, अपना कैरेक्टर दिखा सकता है, लेकिन दिखाता नहीं है, उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे का सपोर्ट लेने का, सप्लीमेंट का जरूरत होगा। तो इस तरह के जीन को हम लोग क्या कह देते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन का जो है, सप्लीमेंट्री जीन इन लैब प्लांट, ये प्लांट है लैब। चलिए आगे बढ़िए। लैब हैज 2 जीन के एंड एल, 2 जीन क्या सब है, के और एल। इन द रिसेसिव स्टेट द सेकेंड और सप्लीमेंट्री जीन हैज नो इफेक्ट ऑन सीड कोट कलर। डोमिनेंट के इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस खाकी। ध्यान देंगे दो यहां पर कि क्या, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां पर 2 जीन है क्या सब, तो दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके पास 2 जीन है क्या सब, तो के और एल, के और एल। अगर के डोमिनेंट है तो यहां पर ये कौन सा कलर देता है, खाकी। कौन सा कलर दे रहा, खाकी। बात समझ गए, ध्यान दो, भी ये खत्म नहीं हुआ। अगर ये क्या हुआ कि डोमिनेंट के इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस खाकी कलर वेयर इट्स रिसेसिव एलील गिव राइज टू बफ कलर। अगर ये रिसेसिव हो गया तो कौन सा कलर देगा, बफ कलर। ध्यान देंगे, बफ मतलब क्या, धुंधला सा कोई भी कलर दे सकता है। आगे देखिए, बफ कलर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सप्लीमेंट्री जीन बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव इन द डोमिनेंट स्टेट ऑफ सप्लीमेंट्री जीन एल। अगर एल क्या है, डोमिनेंट है, तो ये क्या करेगा, जीन एल चेंज द इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील ऑफ पिगमेंट फॉर्मिंग जीन के इनटू चॉकलेट कलर। ध्यान दीजिए, अब अगर के आएगा तो ये खाकी जो है ना, ये बदल के क्या हो जाएगा, के डोमिनेंट हो गया, एल डोमिनेंट हो गया, दोनों डोमिनेंट है, तो खाकी कलर या बफ कलर बदल गया। अब कौन सा कलर आएगा, चॉकलेट। बात समझ गए, बात समझे सप्लीमेंट्री का। हाँ चलिए आगे बढ़िए। और लास्ट वाला क्या है, इसका रेशियो भी आप देख लीजिए। रेशियो आपको आ जाएगा क्या, 9:3:4। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो एक और रिजल्ट ये हम लोगों को मिला है यहां पर रिसेसिव टेस्टेसिस में। बात समझ गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नंबर अगला और लास्ट वाला जो हमारा है वह कोलैबोरेटिव जीन। कोलैबोरेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन क्या होगा, दे आर 2 non-allelic जीन which not only are able to produce their own effect independently when present in the dominant state but can also interact to form a nutrient। अकेला अकेला 2 जीन है, लेकिन वो अकेला अकेला क्या कर सकता है, कोई कलर नहीं दे सकता है। कोलैबोरेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन क्या होगा, ध्यान देंगे। कोलैबोरेटिव जीन क्या है, ऐसा जीन जो अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इसका 2 जीन नॉन एलिलिक है तो 2 जीन आएगा ही दूसरे जगह से, तो दूसरे जगह से जो दोनों जीन जब एक साथ आएगा और तब वो क्या होगा कि डोमिनेंट स्टेट में कोई अलग सा कैरेक्टर देगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कोलैबोरेटिव जीन। ठीक है। फॉर्म टाइप इन पोल्ट्री, फॉर्म टाइप इन, हाँ ध्यान दीजिए, फॉर्म टाइप इन पोल्ट्री, ये मुर्गा के जो सर पे देखते हो ना अलग अलग तरह का जो रहता है, वो उसी का इफेक्ट है। मुर्गा, देसी मुर्गा जो है उसके सर पे देखते हो ना कि अलग अलग तरह का जो कॉम्ब है, वो इस तरह से जो उसका सर का ताज जिसको कहते हो वो जो है बना हुआ है, तो देखोगे कहीं सीधा है, कहीं मुड़ा हुआ है, कहीं एकदम फैला हुआ है, देखे हो। तो इस सब तरह से जो है वो सब इसी के कारण कोलैबोरेटिव जीन का ही एग्जाम्पल है। आप समझ गए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन जो है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन जो है ये खत्म कर लिए हैं। आगे के क्लास में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।